नमस्कार, बहुत स्वागत है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। यूपी के कई शहरों में आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कानपुर और बहराइच में आग से दुकान और कई घर जल गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां चकेरी के जेके इलाके में गत्ते की दुकान में भीषण आग लग गई। फ्लाईओवर के नीचे अवैध दुकान जो है गद्दे की दुकान जल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर बहराइच की, जहां गोडहिया गांव में अचानक अज्ञात कारणों से 6 घरों में आग लग गई। घर में रखा घरेलू सामान और अनाज जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में शादी से लौट रहे एक युवक पर दबंगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर सड़क किनारे फेंक दिया। राहगीरों की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में एडमिट कराया। जांच में पता चला कि युवक एतमादपुर से शादी से लौट रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला किया। पीड़ित के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत की चौकी मुंडलिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 217 ग्राम चरस बरामद की। पकड़े गए आरोपी नरेश और महिपाल बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सहारनपुर से एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। महिला का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते महिला की हत्या कर मौत की घाट उतार दिया गया है। दरअसल विवाहिता के परिवार वालों ने दहेज में छोटी गाड़ी दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे, जबकि बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारपीट पे करी, लड़का भी मुकद्दर दारू पिया था। मतलब मुताबिक बड़ा अच्छा लड़का है। परिवार वालों ने रिश्तेदारी चल रही थी। फिर सब काम 11 बजे जैसा पता पहुंचाए। चाचा जी हॉस्पिटल थे चंडीगढ़, बच्चा बीमार पड़ा। फिर जी इन्हें वहां से मारता पता दिया परिवार वालों से। गाँव वाले हम सब इकट्ठे हुए। 2 बजे हम गाँव मत चले। 2 बजे के बाद फिर हम कुछ लोग रुक गए। हम 5 आदमी निकले वहां पहुंचे जी। प्रधान जी, भाई, मैं 5-4 आदमी वहां गए। हमें ये तीनों आदमी वहां गए मिले जी। हाथरस के हसैन कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना आज पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक पर गांव बस्तोई के पास हुई। युवक जन सेवा केंद्र संचालित करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना को लेकर 2 तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे हैं, जबकि परिवार का कहना है कि युवक के कान में मोबाइल फोन की लीड लगी होने के कारण वो ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया होगा। मृतक की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और एक बच्ची भी है। बलिया के बैरिया तहसील में 28 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बीएलओ एसआईआर के काम में लापरवाही कर रहे थे। बीएलओ के काम में लापरवाही बरतने की वजह से डिजिटलाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा था। अधिकारियों ने बीएलओ को बार बार काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, लेकिन बीएलओ एक्टिव नहीं हुए। इस पर बैरिया के एडीएम की शिकायत पर 28 बीएलओ के खिलाफ बैरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। केस दर्ज होने में बीएलओ में हड़कंप मच गया है। हापुड़ में काले रंग के सूटकेस में महिला का कंकाल मिला है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में ईंख के खेत में ये कंकाल बरामद हुआ। पुलिस आपको बताएं कि महिला की हत्या कर शव को यहां ठिकाने लगाया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। हापुड़ एसपी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की लाश ये मिली है, क्या जानकारी है? ये योगेंद्र जी हैं, कस्तला काशमाबाद थाना क्षेत्र पिलखुआ के रहने वाले हैं। उनके गन्ने का खेत की कटाई हो रही थी, तो उसमें एक काले रंग का सूटकेस मिला है, जिसमें एक डिकम्पोज हालत में डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो कपड़े पहनी है उससे पता चल रहा है कि वो महिला की डेड बॉडी है। इस पूरे घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज की जा रही है और बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। अन्वेषण उपरांत पता चल पाएगा कि बॉडी किसकी है और कहाँ से है। कितने महीने पुरानी सर होगी लगभग? ये करीब 10-15 दिन पुरानी डेड बॉडी है। चूंकि डिकम्पोज्ड है तो एक्सपर्ट्स ने
हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया 10 से 12 दिन की डेड बॉडी है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ड्रग विभाग ने जौनपुर में एक बार फिर 4 फर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। जौनपुर में अब तक 18 फर्म पर कार्रवाई करते हुए लगभग 45 करोड़ रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप का तस्करी करने का दस्तावेज ड्रग विभाग के हाथ लगा है। ड्रग विभाग के सभी फर्मों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जौनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जौनपुर के अमित सिंह टाडा को कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर चुकी है। अमित सिंह टाडा और वाराणसी के शुभम जायसवाल पार्टनर बताए जा रहे हैं। ये अभी वन एंटरप्राइजेस से इसका कप सिरप कोडीन युक्त बिक्री हुई थी और जिसमें 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसमें जो है मोस्टली जो बिल वगैरह मिले हुए हैं वो फोर्ज्ड हैं। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हुए हैं। इसके खिलाफ 318 के जो 420 और 419 के मुकदमा होते थे आईबीसी वाले, उसमें बीएनएस की धारा में दर्ज कराए गए हैं। नशीले कफ सिरप की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ ईडी जांच करेगी। ईडी की जांच टीम अभी राज्य के 1 दर्जन जिलों में, अन्य राज्यों में भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सबूत जुटा रही है। साथ ही उनका ठिकाना पता तलाशने की भी संरक्षण देने वालों के बारे में छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी ने यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत अन्य राज्यों में सिंडिकेट से जुड़े तलाशने इसकी जड़ें के लिए पुलिस संपर्क में अब साध रही है। लखनऊ में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर शाहीन के घर छापेमारी की है। कीसरबाग के खंडारी बाजार इलाके में एनआईए की रेड हुई। एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की। डॉक्टर शाहीन और उसका दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट केस में आरोपी है और दोनों का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। के कंधारी बाजार इलाके में नई दिल्ली एनआईए की टीम पहुंची हुई है। डॉक्टर शाहीन का जो मूल निवास है, डॉक्टर शाहीन जो नई दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी हैं, इस वक्त एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एनआईए की कस्टडी रिमांड में डॉक्टर शाहीन हैं और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ के दौरान जो सबूत मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उसी के मुतल्लिक अब उनसे जो मूल निवास है उनका, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। उनके पिता यहाँ पर रहते हैं, उनके बड़े भाई रहते हैं। उनके पिता और बड़े भाई से इस वक्त एनआईए के जो अफसरान हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और एविडेंस एक्ट के तहत जो बरामदगी इस दौरान होती है, ये माना जा रहा है इस केस से जुड़ी हुई कुछ अहम बरामदगी, कुछ अहम बयान इस छापेमारी के दौरान एनआईए हासिल कर सकती है ताकि कोर्ट में एनआईए अपने इस मुकदमे को और मजबूत कर सके। लखनऊ में एनआईए का एक्शन तेज हो गया है और इधर कश्मीर घाटी में 10 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में एनआईए की रेड हो रही है। ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान, अदील और मुजम्मिल के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है। पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। हरिद्वार में जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्धों से पूछताछ की गई। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जीआरपी और आरपीएफ लगातार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला रही है। संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और बाकी सब लोगों से पूछताछ भी की है, चेकिंग भी की है
और ये चेकिंग अभियान लगातार जारी भी रहेगा। अभी हम लोगों ने ये एक पूरे अभियान के तहत ये कर रखा है, क्योंकि हमारे PHP लेवल पे भी कई अभियान चल रहे हैं। बुलंदशहर में एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा, जिसके बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। घर बिकाऊ है के पोस्टर भी लगाए। पुलिस ने दखल के बाद मामला शांत हुआ। वहीं मेरठ से भी इस तरह का मामला सामने आया था, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लोगों में काफी आक्रोश है। घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मंदिर के सामने गैर समुदाय के शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा था, जिसके बाद स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। हंगामा काफी बढ़ने लगा। सलीम के मकान खरीदने पर हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई थी। लोग घरों से निकलकर विरोध जताने लगे। अपने मकानों पर बिकाऊ है का पोस्टर भी चिपका दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। सलीम ने प्रदीप शर्मा से मकान खरीदा था। सलीम का कहना है कि उसने मकान खरीदा है, लेकिन वो उसमें रह नहीं रहा है। अगर कोई हिंदू परिवार उसे खरीदना चाहेगा तो वो उसे बेच देगा। मैंने एक मकान हनीमान ट्रे में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ। जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है, और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं प्रदीप शर्मा का कहना है कि पैसों की जरूरत थी, इसलिए मकान बेचा गया। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था, जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला, तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है। बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है। सहमति बनने के बाद इलाके में लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। वहीं मेरठ के सदर बाजार थापर नगर की गली नंबर 7 में एक मुस्लिम परिवार ने कालरा परिवार से घर खरीदा। इसके बाद वहां से दूध का कारोबार शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूध लेने के आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों और बाइक से गली में जाम लगा रहता है, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध जताकर पलायन की धमकी देने लगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विरोध बढ़ता देखने के बाद पुलिस ने मुस्लिम परिवार को दूसरी जगह भेजकर मकान में ताला लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 160 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद हुआ। साथ ही 2 जिंदा गौवंश भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मुकदमा दर्ज किया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
इटावा के ऊसरहार क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बीएसएफ जवान में खुशी में गोली चला दी, लेकिन लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया। गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ ही मुकदमा दर्ज किया गया है और जवान के खिलाफ बर्खास्तगी के लिए बीएसएफ के कमांडेंट को पत्र लिखने की तैयारी हो रही है। जो ऊसरहार थाना क्षेत्र में है, यहाँ बीती रात एक शादी समारोह चल रहा था। बारात चढ़ते समय बारात में शामिल एक युवक शीश कुमार यादव द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुष्कर गुप्ता नाम के एक युवक जो 20-22 वर्षीय है, उसके पेट में गोली लगी है। उसका इलाज पुष्पांजलि हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर लिया गया है। जांच से पता चला है कि वो बीएसएफ का जवान है, जैसलमेर में कहीं पोस्टिंग है उसकी, और ये जो लाइसेंस है ये जम्मू कश्मीर से बना हुआ है। पीलीभीत में नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा वापस न लेने पर दबंगों ने पीड़िता के पिता की पिटाई कर दी। पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत देने के बावजूद 3 दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मामला दियोरिया थाना क्षेत्र का है, जहां 11 जुलाई को नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी के 28 नवंबर की रात आरोपी के पिता छोटे लाल और भाई प्रदीप ने पीड़िता के पिता पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी है। थाना अध्यक्ष गौतम सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। यह 5 महीना पिछले हमारी घरवाली ने राजकुमार रात के 11 बजे घर पर घुसा, तो हमारी बालिकी नाबालिग है, तो उस खटिया पे 4 पाई पे लेटी ही, तो वो ने एकदम दाब लिया और जब हमारी बेटी चिल्लानी तो हमारी घरवाली पत्नी उठ के गई, तो वो राजकुमार वो घर से भाग गया। तो फिर सरकारें मुकदमा लिखवाने के बाद पुलिस ने पकड़ा था उसे। पुलिस ने पकड़ा तीसरे दिन, तो 151 चालान कर दिया उसका। जालौन में शादी समारोह में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को भी नहीं बख्शा है और उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की है। मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित विजय विक्रम पैलेस की यह घटना है। हंगामे के बाद शादी नहीं हुई। मारपीट में घायल लोगों को इलाज के लिए उरई जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार लोग बाल बाल बच गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के इंजन से धुआं निकलने लगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो हादसे का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर दोनों गाड़ियां जो हैं आपस में तेज रफ्तार टकराई हैं। बोलेरो जहां तेज रफ्तार से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी है, और वहीं आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कई लोग सवार थे और देखिए पूरी स्पीड के साथ दोनों कारें आपस में टकराई हैं। सोनभद्र में पति ने पत्नी को लाठी डंडों से हमला कर जमकर मारपीट कर मौत के घाट उतारा। नशे में धुत पति ने मामूली कहा सुनी में पत्नी को निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। अभी रात में न पता कैसे। कौन है आपके? पिताजी। नहीं, जो एक्सपायर हुए हैं महिला जो है कौन है आपके? तो माँ है। माँ है आपके? तो कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था? अब रात में पीने खाने से मालूम नहीं कैसे लड़ाई थी। आपके माता पिताजी में लड़ाई हुआ था? शराब पिए थे? क्या पिता आपके? पिए थे। कैसे मारपीट की? लाठी डंडा से मारपीट की? कैसे मारपीट हुआ? लाठी डंडा से हुआ। तो इसके बाद मौत हो गया इनका? लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगलों में बाघिन के साथ 2 नन्हे शावक नजर आए। सैलानियों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया और आपको साथ ही बताएं कि जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनापुर बीट में सैलानियों ने टाइगर सफारी के दौरान अचानक वीडियो बनाया है। झाड़ियों से निकलती नजर आए बाघिन आई और उसके पीछे 2 नन्हे शावक भी चलते नजर आए। सैलानियों ने इस पल को मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और जंगल के बीचों बीच मां बाघिन अपने 2 बच्चों को निडर होकर घूमती नजर आई है।
लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में 8 दिनों से लापता बाबूराम पासी का शव खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजन का आरोप है कि बाबूराम की हत्या की गई है। बाबूराम 8 दिन पहले अचानक लापता हो गए थे। लगातार खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। 25 तारीख से लापता थे। आज उनकी बॉडी यहाँ बरामद हुई है। जब कोई पानी पिलाने गया वहाँ भैंस को, तब देखा कि वहाँ बॉडी पड़ी है। हमने 6 दिन लगातार ढूंढे, आज 6ठा दिन था, अभी तक नहीं मिली थी। कल हमारे यहाँ तिलक था, हम लोग उसमें बिजी थे। आज यहाँ पर बॉडी मिली है। क्या पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बरेली में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। थाना फरीदपुर के हजियापुर पुलिया के पास उसका शव मिला। अवैध संबंधों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जुनैद दोस्तों के साथ दावत खाने गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में ससुराल ने एक विवाहिता की हत्या ससुराल वालों ने कर दी है। हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया गया। भोपा थाना क्षेत्र की ये वारदात है। आरोप के मुताबिक दहेज लोभियों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए उसका गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। तो महिला हिना नाम की जो महिला है और उसकी मृत्यु हो गई है। इसके महिला के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और ससुराल जनों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता के शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और इसमें 5 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। क्या सर किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और जल्द से जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। मेरठ में गुरुद्वारा और खालसा स्कूल के पास मांस का टुकड़ा फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। गुरुद्वारा कमेटी के सचिव की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों में भी देखा जा रहा है। ये तो रोज काम हो गया तो हमारा बेटा क्या करें? हम तो क्या करें? हमारे बेटे बहुत पीछे थैले पे 2 लड़के दारू पी रहे थे बैठ के। उनकी वीडियो बनाई। जब दोबारा हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे नॉनवेज पड़ा था सर बहुत सारा। सामने गुरुद्वारा है, इधर सरदार जी का मकान है, बेदी जी का घर के मीट पड़ा हुआ, ताकि चाह रहे हैं कि जानबूझ के लड़ाई झगड़े हुए यहाँ पे और ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं और ये बहुत काम खराब होगा आगे जाके इस चीज में। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ब्रज में प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाकर दर्शन और पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रेमानंद महाराज ने गोकुल, बलदेव नंदगांव और बरसाना में पूजा पाठ की है और आराध्य का आशीर्वाद लिया है। आज संत प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्यों के साथ गोवर्धन पूजा पहुंचकर गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई। इस दौरान उन्होंने कुसुम सरोवर, हर गोकुल, मानसी गंगा, मुखारवेन, दान घाटी, गिरिराज प्रभु की शिलाका गंगा जल से अभिषेक भी किया। परिक्रमा के दौरान संत के पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में भक्त भी परिक्रमा लगा रहे थे। भक्त मंजीरा, ढोलक, मृदंग के बीच कीर्तन भी कर रहे थे। इस दौरान परिक्रमा मार्ग में राधे राधे की गूंज से गुंजायमान हो उठा। फतेहपुर में तेज रफ्तार बेकाबू बाइक ट्रांसफार्मर रखे चबूतरे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई जबकि एक दोस्त घायल हो गया है। सीएचसी से कानपुर उसे रेफर किया गया है। कानपुर से दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये तीनों दोस्त पहुंच रहे थे। फिरोजाबाद में बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक ऑटो रिक्शा पलट गया और हादसे में करीब 6 यात्री घायल हो गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर में आप देखेंगे 2 दोस्तों की मौत किस तरह से हुई है और उसके बाद फिरोजाबाद आप देखेंगे। फिरोजाबाद में हादसा हुआ, 6 यात्री इसमें पूरे घायल हुए हैं और 2 युवक जो घायल हुए हैं गाजियाबाद में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क से ही किस तरह से हादसे का शिकार ये लोग हुए हैं।
उन्नाव से खबर है, जहां भगवंत नगर विधानसभा के अचलगंज में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बारिश में खस्ता हाल हुई सड़क की मरम्मत के लिए जारी बजट में भ्रष्टाचार के मामले में खुलासा हुआ। सड़क उखड़ने का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार करने और घटिया सड़क की मरम्मत करने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में लोक निर्माण विभाग ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। देखा भी है, उसमें मिट्टी के ऊपर वो पैचिंग का कार्य किया जा रहा था। उसके लिए संबंधित जेई को निर्देशित किया गया कि सफाई कराएं और सफाई करने के बाद ही पैचिंग का कार्य करें। अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उस काम को रिजेक्ट करें और उस ठेकेदार के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले सफाई कायदे से हो और उसको निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में अगर कोई गलती होती है तो उसको नोटिस में ला करके और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।